तो दोस्तों आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। तो मर्गन्थाउ इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है और नेशनल इंटरेस्ट को प्राइम रीजन मानता है। हम लोगों ने मर्गन्थाउ के बारे में पढ़ा था तो देखा भी था, प्राइम रीजन मानता है या प्राइम कॉज मानता है जिसके लिए इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर संघर्ष होता है। चलिए इसको देखते हैं क्या है। बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। राष्ट्रीय हित एकल रूप से अस्पष्ट अवधारणा है। तो ये एक अस्पष्ट अवधारणा है। क्यों अस्पष्ट है? क्योंकि भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट था 1972 में कुछ और था, वर्तमान में कुछ और है। 1972 में भारत का नेशनल इंटरेस्ट यूएसएसआर के साथ था, आज यूएसए के साथ है। तो ये अस्पष्ट अवधारणा है। इसके विभिन्न संदर्भों में विभिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। इस अवधारणा का केंद्रीय महत्व का होने के बावजूद इन अर्थों में सामंजस्य नहीं बिठाया जा सकता। ये केंद्रीय महत्व की है लेकिन सामंजस्य आप नहीं बिठा सकते हैं, इन सेंस कि आपके ये डायनामिक है, चेंज होते रहते हैं। अतएव इसके अंतिम अर्थ के विषय में कोई मतैक्य नहीं हो सकता है कि नेशनल इंटरेस्ट वास्तव में है क्या, ये कोई बता भी नहीं सकता। राष्ट्रीय हित वे परिस्थितियां हैं जो नैतिक निर्णायकों कार्य करने के लिए को कार्य करने के लिए विवेकशीलता प्रदान करती है। ये स्थिर व राजनीतिक रूप से द्विपक्षीय होते हैं तथा हमेशा सरकार में बदलाव की ओर अग्रसर होते हैं। ये संदिग्धता के विषय व निर्मित प्राथमिकताओं के बजाय खोजे हुए तथ्य होते हैं। भारत खोजता है कि मेरा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ये बेसिकली खोजे हुए तथ्य होते हैं। तो रेजन डी इटाट, यही रेजन डी इटाट फ्रेंच शब्द है, इसका अर्थ है राष्ट्रीय हित। तो रेजन डी इटाट ये इसका सबसे जो थिंकर है, जो महत्वपूर्ण थिंकर है, जो रेजन डी इटाट शब्द का प्रयोग करता है मैकियावेली। फिर रेजन डी इटाट, राज्य का अपना स्वयं का विवेक जो राज्य की नीतियों को बनाने व क्रियान्वयन करने का निर्धारण करता है। राज्य का स्वयं का विवेक, भारत का स्वयं का विवेक कि भारत की जो विदेश नीतियां हैं वो कैसी होंगी, उनको कैसे क्रियान्वित किया जाए। फिर फेडरिक मीनके के अनुसार रीजन ऑफ द स्टेट या रेजन इटाट अंतर्राष्ट्रीय आचरण का मौलिक सिद्धांत है, राज्य की गति का पहला नियम है। यह राज्य को बताता है कि राज्य की समृद्धि, सत्ता व शक्ति अर्थात ताकत को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। What is to be done to maintain a state's prosperity, power and authority। राष्ट्रीय हित की अवधारणा आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली के साथ शुरू हुई है 1648 में वेस्टफेलिया संधि के बाद। इससे पहले राजा की इच्छा या राजवंश के हित शब्दावली का उपयोग किया जाता है कि राजा की इच्छा क्या है। राष्ट्रीय हित तो जब से मॉडर्न स्टेट बने तभी की अवधारणा है। राष्ट्रीय हित का है ऐसे समान दीर्घकालिक सतत उद्देश्य जिसे कोई देश प्राप्त करना चाहता है। तो भारत का राष्ट्रीय हित क्या है? विश्व गुरु बनना या 1947 तक विश्व गुरु बनना, 1950 या 70 तक नेट कार्बन 0 इमीटर बनना। तो ये भारत के राष्ट्रीय हित हैं। या भारत को चाइना को किस प्रकार से कर्टेल करना है, ये भारत के राष्ट्रीय हित हो सकते हैं। राष्ट्रीय हित राज्य की विदेश नीति को आधार प्रदान करते हैं कि आपकी विदेश नीति किस प्रकार होगी, इसको ये बताते हैं। फिर स्वयं की विदेश नीति के निर्माण, दूसरों की विदेश नीति की आलोचना व स्वयं की विदेश नीति के विस्तार का आधार राष्ट्रीय हित। तो चूंकि भारत का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, चाइना को कर्टेल करना, तो भारत की जो विदेश नीति है उस हिसाब से बनाई जाती है। फिर भारत चाइना के विदेश नीति का काइंड ऑफ आलोचना करता है कि ये डेट ट्रैप में फंसा देते हैं और जो कंट्री है उसका शोषण करते हैं। तो ये आलोचना क्यों करता है भारत? क्यों? भारत को अपना नेशनल इंटरेस्ट दिख रहा है कि चाइना की ये पॉलिसीज हैं जिसके कारण भारत बाहर हो रहा है, किसी देश से भारत का प्रभुत्व कम हो रहा है। फिर अपनी नीति को कैसे विस्तार किया जाए, अपना प्रभुत्व कैसे बनाया जाए, ये भी बताया जाता है। राष्ट्रीय हित एक औजार है जिसके आधार पर हम राज्यों के बाहरी व्यवहारों को अवलोकित करते हैं तथा उन्हें स्पष्ट करते हैं। वान डिक क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय हित का अभिप्राय उन मूल्यों से है जिसे राष्ट्र एक दूसरे के संबंध में सुरक्षित रखना चाहते हैं। जोसेफ फ्रैंकल की पुस्तक है नेशनल इंटरेस्ट, ये 1970 में आई थी। लॉर्ड पॉम्पटन, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है, ना ही कोई स्थायी शत्रु होता है, सिर्फ राष्ट्रीय हित ही चिरस्थायी होते हैं। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी इन इंटरनेशनल रिलेशन, द थिंग विच इज परमानेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन इट इज नेशनल इंटरेस्ट। 1972 में भारत का नेशनल इंटरेस्ट था कि वो यूएसएसआर के साथ जाए, यूएसएसआर के साथ संधि करे। आज भारत का वर्तमान में जो हित है वो
रूस से नहीं बल्कि यूएसए के साथ है। तो यूएसए के साथ भारत की नजदीकियां देखने को मिलती है। ये नेशनल इंटरेस्ट है, ये बदलता रहता है, कोई किसी का दोस्त कोई किसी का मित्र नहीं होता है, केवल नेशनल इंटरेस्ट है। तो कल को हो सकता है कि भारत इतना बड़ा राज्य बन जाए या इतना शक्तिशाली बन जाए कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। विदेश नीति की आत्मा नेशनल इंटरेस्ट है, मॉर्गन थ्याओ क्योंकि यथार्थवादी है ऐसा बोलता है। पंडित नेहरू, किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। वुडरो विल्सन ने विदेश नीति निर्धारण में राष्ट्रीय हितों को खतरनाक प्रवृत्ति बताया है। फिर रेजॉन डिटार्ट, राज्य का विवेक का विचार मैकियावेली के विचारों से उभरा, अतः राज्य के विवेक से राष्ट्रीय हितों का निर्धारण होता है। चार्ल्स टली ने मैकियावेली की आलोचना करते हुए कहा है कि वार मेकिंग स्टेट एंड स्टेट मेकिंग वार। तो मैकियावेली की आलोचना किया और क्या कहा कि वार स्टेट बनाता है और फिर स्टेट वार क्रिएट करता है। समझ रहे हैं बात को? वार से जैसे 1976 में वार हुई किसके, ब्रिटेन और यूएसए के बीच में 1776 में, तो इससे यूएसए बना। अब यूएसए पूरे विश्व में 1945 के बाद उसका वर्चस्व हो गया, तो वो वार को क्रिएट कर रहा है। तो यही वार मेकिंग स्टेट एंड स्टेट मेकिंग वार्स। मिखाइल बाकुनिन जो कि एक एनार्किस्ट थिंकर है, अराजकतावादी है, मैकियावेली की आलोचना करते हुए कहता है कि राज्य का विवेक हितों का निर्माण नहीं करता बल्कि राज्य तो शोषण करने वाला है, अवैधानिक है, राज्य तो जबरदस्ती थोपी गई व्यवस्था, राज्य मानवता के लिए खतरा है, राज्यों ने मानवता में अंतर किया है, इससे अंदर और बाहर की धारणा उत्पन्न हुई है। जब से राज्यों का निर्माण हुआ है तब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति युद्धों का अखाड़ा बन चुकी है। तो राज्य ने क्या किया, मानवता में अंतर किया है। ब्रिटेन के नागरिक अलग हैं या यूरोप के नागरिक अलग हैं और जो शरणार्थी हैं वो अलग हैं। तो राज्यों ने तो मानव का शोषण किया है, मानवता में अंतर किया है, यही बात। फिर राष्ट्रीय हितों का निर्धारण देश के लिए उसकी सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, अतः सरकारों के परिवर्तन के साथ ही राष्ट्रीय हित भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो जब यूपीए का शासन था तो राष्ट्रीय हित कुछ और थे, जब एनडीए का शासन आया तो राष्ट्रीय हित कुछ और हो गए, ये होता रहता है। जब ट्रंप थे तो कुछ और था, बाइडेन है तो कुछ और है, तो यही बात है। सरकार राष्ट्रीय हितों की बात करती है तो उनकी व्याख्या संकीर्ण होती है क्योंकि राजनीतिक दलों द्वारा जो सरकार का निर्माण करते हैं राष्ट्रीय हितों को अपने तरीके से निर्धारित और परिभाषित किया जाता है। तो जैसे बीजेपी, तो उसको इजराइल जाने में या इजराइल के साथ संबंध रखने में कोई गुरेज नहीं। तो यही है कि ये अपने हिसाब से, अब ये संकीर्ण है, तो ये जो इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा एक पार्टी विशेष का चाहे आईएनसी हो या बीजेपी, तो उसका संकीर्ण एक दायरा होगा, अपने जो उसके मैनिफेस्टो है उसी हिसाब से वो देखेगी उसको और उसी हिसाब से काम करेगी। तो यही है, अपने तरीके से उसको निर्धारित और परिभाषित किया जाता है जो वास्तविक रूप से राष्ट्रीय हित ना होकर उनके हितों की पूर्ति के साधन। तो केवल अपने हित की पूर्ति करना चाह रहे हैं। 100 की सीधी एक बात। राष्ट्रीय हितों का समूह होता है जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा, कल्याण, संरक्षण, ऐतिहासिक सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा आदि शामिल होती है। राष्ट्रीय हित सब्जेक्टिव होते हैं, तो राष्ट्रीय हित ये सब्जेक्टिव परिकल्पना है, अलग अलग व्यक्तियों या राष्ट्रों के लिए राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं। यथार्थवादी राष्ट्रीय हित क्या कहते हैं कि ये स्थायी होते हैं, इन विचारों का कोई महत्व नहीं होता, राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा करना ही राष्ट्रीय हित है। तो भारत का सर्वाइवल इंश्योर करना ही भारत का प्राइम या भारत के जो गवर्नमेंट है उसका प्राइम नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। उदारवादी क्या बोलते हैं कि राष्ट्र हित के निर्माण के लिए विचारों का होना जरूरी है क्योंकि विचारों से ही भौतिकतावाद, विचारवाद, तर्क, वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण होता है जो राष्ट्र हित के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः राष्ट्रीय हित स्थायी नहीं होते, राष्ट्रीय हित स्थायी नहीं होते हैं। जब विचार बदलते हैं तो हमारा संसार ही बदल जाता है। अगर हमने विचार कर लिया कि पाकिस्तान हमारा मित्र है या मित्र जैसा बनाया जा सकता है, तो हो सकता है कि हमारे आचरण भी बदल जाए। दार्शनिक रूप से राष्ट्रीय हित का विचार रूसों ने दिया है, तो रूसों का समान इच्छा का जो सिद्धांत है राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ। अब राष्ट्रीय हित के प्रकार कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय हित के प्रकार देख लेते हैं। थॉमस रॉबिन्सन राष्ट्रीय हित को 2 भागों में बांटता है, एक तो नेशनल इंटरेस्ट और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय हित। फिर मॉर्गन थ्योरी से क्या कहता है कि प्राथमिक या मार्मिक या दीर्घकालिक हित ये कोर नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, कोर नेशनल इंटरेस्ट। तो ये भारत के, फॉर एग्जांपल अगर भारत का देखा जाए तो भारत के अस्तित्व की बात है, तो यहाँ पर अब कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं हो सकता है। गौण, अमार्मिक या अल्पकालीन हित, तो अगर भारत को इकोनॉमिक एरिया में कोई कॉपरेशन करना है, फॉर एग्जांपल अगर ईरान से कोई समझौता रद्द भी हो गया तो ये गौण है ना, अल्पकालिक है, तो इसको अपन सह भी सकते हैं। लेकिन जो मार्मिक है, अस्तित्व के पर कोई बात आ गई तो फिर
कोई भी हो उससे तो लड़ना ही पड़ेगा ये, या आपस पर कंप्रोमाइजन, उसके साथ कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं किया जा सकता। फिर केनेथ वाल्टज क्या बोलता है कि वैध या उचित हित कुछ वैलिड नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ इनवैलिड नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। तो जैसे पाकिस्तान के कश्मीर पर जो दावा है वो इनवैलिड है, तो उसका इनवैलिड काइंड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है। भारत का कश्मीर पर दावा वैलिड है। तो ये अपनी अपनी बातें होती हैं। जोसेफ फ्रैंकल ये नेशनल इंटरेस्ट को दो प्रकार से बताते हैं, एक तो वस्तुनिष्ठ हित यानी कि ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट, और दूसरा है सब्जेक्टिव। तो एक तो ऑब्जेक्टिव में कैसे होगा कि भारत के अस्तित्व की रक्षा करना, ये ऑब्जेक्टिव, इस पर कोई कंप्रोमाइजन नहीं हो सकता है। लेकिन सब्जेक्टिव होते हैं तो भारत में या हिंदुत्व का प्रचार करना विश्व में, या भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाना, ये सब सब्जेक्टिव है, ये सरकार टू सरकार डिपेंड करता है। फिर थॉमस रॉबिन्सन, राष्ट्रीय हित के 6 प्रकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय हित के 3 प्रकार हैं। तो राष्ट्रीय हित के 6 प्रकार, पहला है प्रथम कोटि के प्राइमरी जो हित होते हैं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता व अखंडता पर इनका बल होता है। बड़े से बड़े बलिदान के लिए तैयार रहो और उसकी सुरक्षा के हेतु, देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर लो, ये प्रथम प्राइमरी हित होते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता या भारत की जो रक्षा है, अस्तित्व है, उसको बनाए रखने के लिए ये इस प्रकार के हित हैं। फिर जो सेकेंडरी हित होते हैं, इसमें राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक प्रभाव विस्तार। तो आर्थिक जो हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर का इशू है, या जो काइंड ऑफ घुसपैठ होती है, या जो भारत की वो अस्मिता पे सवाल उठाता है, तो ये प्राइमरी है। लेकिन उसके साथ इकोनॉमिक संबंध जो हमारे हैं वो सेकेंडरी हैं, तो राजनीतिक संबंध है वो सेकेंडरी हैं, तो उनको हम काइंड ऑफ उसको कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। स्थायी सतह बने रहते हैं, शांतिपूर्ण आर्थिक विकास, खुला समुद्र, प्रवासियों की सुरक्षा, ये सभी स्थायी हित होते हैं, ये हमेशा बने रहेंगे। अस्थायी या परिवर्तनशील हित, तो परिस्थिति अनुसार परिवर्तन, लोकमत या विभिन्न व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित, उदाहरण के लिए सांस्कृतिक विस्तार। तो भारत अब क्या कर रहा है, भारत फॉर एग्जाम्पल भारत के प्रधानमंत्री नेपाल गए, तो ये क्या कहते हैं कि यहाँ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि यहाँ हमारे राम जी का ससुराल है। तो ये सब क्या है, ये सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाने का एक अपना उनका एक नजरिया है, या उनकी एक नीति है। सामान्य हित, तो सामान्य हित में अनेक राष्ट्रों के विश्व शांति बनाए रखने के ये हित होते हैं। फिर विशेष हित, तो ये राष्ट्र विशेष के हित होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत का हित क्या है कि जैसे कश्मीर है, कश्मीर का मुद्दा है, ये भारत का राष्ट्र विशेष है, इससे किसी अन्य देश को कोई मतलब नहीं है सिवाय पाकिस्तान को। फिर समान हित या आइडेंटिकल इंटरेस्ट, तो यूएसए और यूके का समान हित था कि यूएसआर शक्तिशाली ना हो। ऐसे ही भारत और यूएसए का समान इंटरेस्ट है कि चाइना को किस प्रकार से टैकल किया जाए, या चाइना को किस प्रकार से कमजोर किया जाए। तो यही बात है। परस्पर विरोधी हित, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, तो क्यूबा को लेकर यूएसए और यूएसआर के हित, या जो चाइना है और भारत के हित हैं वो क्या है, कन्फ्लिक्टिंग नेचर में है। जो भारत चाह रहा है वो चाइना नहीं चाह रहा, जो चाइना चाह रहा है भारत नहीं चाह रहा। पूरक हित, कम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट, तो अफगानिस्तान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यूएसए और पाकिस्तान के क्या थे, कम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट रहे थे। जोसेफ नाई राष्ट्रीय हित की अवधारणा के संदर्भ में अर्थ और उपयोगिता संबंधी व्याख्या, तो जोसेफ नाई क्या बोलते हैं कि राष्ट्रीय हित के अवधारणा के संदर्भ में अर्थ व उपयोगिता संबंधी व्याख्या बदल रही है, अतः वर्तमान की अनिश्चित व अराजकतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। हंस मर्गेनथाउ इन द डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जो कि उनकी पुस्तक आती है 1951 में, इन द डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट में क्या बताते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। कोर नेशनल इंटरेस्ट, जिनके लिए आप 1 इंच पीछे नहीं हट सकते हैं, जिनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है, ना मतलब ना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है, एकता अखंडता है, किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं। गौण या मार्मिक हित या अमार्मिक हित, ये नॉन कोर इंटरेस्ट है, यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समझौता संभव। तो जो नॉन कोर इंटरेस्ट है उसमें भी कई प्रकार के हित हो सकते हैं। पहला है उपराष्ट्रीय हित, सब नेशनल इंटरेस्ट, शासक वर्ग के स्वहित राष्ट्रीय हित का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। तो शासक वर्ग फॉर एग्जाम्पल मोदी जी या अन्य का जो स्वहित है, हिंदू फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर बीजेपी पार्टी का उद्देश्य फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि हिंदू राज्य को बढ़ावा देना, तो अब इनका जो हित हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय हित बन जाएगा। तो ये बात। फिर अन्य राष्ट्रीय हित, अदर नेशनल इंटरेस्ट, किसी राष्ट्र द्वारा स्वराष्ट्र हित पूर्ति हेतु अन्य राष्ट्रों में हस्तक्षेप करना। तो अगर भारत अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए चाइना जैसे देशों पर या अन्य देशों पर हस्तक्षेप कर रहा है तो ये क्या है, ये
अदर नेशनल इंटरेस्ट। फिर अधिराष्ट्रीय हित यानी सुपर नेशनल इंटरेस्ट, तो यूनो शक्तिशाली हो तो हम मल्टीलैटरिज्म की तरफ बढ़ें, बढ़ें और बहुध्रुवीय विश्व हो और यूनो शक्तिशाली हो, वैश्विक हित महत्वपूर्ण होते हैं इसमें। फिर अंतर्राष्ट्रीय हित, तो राष्ट्रीय हित की पूर्ति है तो युद्ध का सहारा दिया जाना। तो आप अब अंधे हो गए। चाइना क्या कर रहा है? चाइना अंधा, अपने राष्ट्रीय हित यानी कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए वो युद्ध तक करने के लिए तैयार है। भारत के साथ तो हमेशा उसकी बनती ही नहीं है, तो ये बात भी है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। केनेथ वाल्टज की पुस्तक है मैन द स्टेट एंड वार, 1959 में आती है। ये नेशनल इंटरेस्ट को दो प्रकार से बताते हैं। एक तो वैलिड नेशनल इंटरेस्ट, ये राष्ट्रीय हित जो अंतर्राष्ट्रीय हितों से मेल खाते हैं। जैसे भारत क्या चाहता है? वैश्विक शांति चाहता है, तो ये वैलिड। ये अंतर्राष्ट्रीय हितों से क्या खाते हैं? मेल खाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय हितों से मेल नहीं खाते हैं, इनवैलिड जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, जो चाइना है बार बार जो आतंकवादी संगठन है, चाहे जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है, उन पर वीटो कर देता है। तो ये क्या है? ये ग्लोबल इंटरेस्ट है कि जो टेररिज्म है वो कम हो, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, चाइना क्या करता है? उन चीज़ों को दबाने का प्रयास करता है, तो यही है इनवैलिड। तो राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक हित, तो समकालीन विश्व में राष्ट्रीय हितों की यथार्थवादी मान्यता एकांगी व आंशिक होती है। आर्थिक व राजनीतिक अंतर्निर्भरता के कारण पारस्परिक साझे हितों का विकास हो रहा है। अब कहीं ना कहीं चीन और यूएसए के साझे इंटरेस्ट हैं। कौन सा? आर्थिक विकास तथा वैश्विक व क्षेत्रीय आर्थिक संगठन उभर रहे हैं। तो हम देखे हैं कि आसियान जैसे या यूयू जैसे जो वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक संगठन उभर रहे हैं। अभी एक और संगठन बना था RCEP, जिसमें भारत बाहर हो गया था। तो ऐसे संगठन उभर रहे हैं। वैश्विक आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के कारण राष्ट्रीय हित वैश्विक हितों के पूरक होते जा रहे हैं। तो अब ग्लोबल वार्मिंग भारत बस की समस्या नहीं है, ये चाइना की भी समस्या है, यूएसए की भी समस्या है। तो इससे क्या हो रहा है? जो हमारे राष्ट्रीय इंटरेस्ट है भाई, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव करना, वैश्विक आतंकवाद, ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, एक राष्ट्र की समस्या नहीं है, तो ये सभी की समस्या है। तो इसमें जो हमारा राष्ट्रीय हित है वो वैश्विक हित से मेल खा रहा। वर्तमान नवीन चुनौतियां, तो तकनीक सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, परमाणु आतंकवाद तथा इन सब से लोगों की भौतिक व संपत्ति की सुरक्षा, ये क्या है? वर्तमान नवीन चुनौतियां उभर रही हैं, जिससे कोई एक देश लड़ नहीं सकता है। सभी को आपस में कहीं ना कहीं एकता दिखानी होगी, ये बात भी है। फिर राष्ट्रीय हितों की समृद्धि के साधन कौन कौन से हैं? पार्मर और पार्किंसन क्या बताते हैं? पहला है डिप्लोमेसी, ये पहला साधन हो सकता है। आप डिप्लोमेसी के माध्यम से चीज़ों को हल कीजिए। और युद्ध, ये लास्ट रिजॉर्ट है। इसके बीच में क्या क्या आता है? तो प्रोपोगंडा, प्रचार व राजनीतिक प्रोपोगंडा। चाइना क्या करता है? कहीं का वीडियो शूट किया, कहीं का दिखा दिया, ये प्रोपोगंडा है। इसी प्रकार पाकिस्तान भी करता है भारत में। गठबंधन व संधियां, जैसे यूएसए और भारत करते हैं, या चाइना और पाकिस्तान करते हैं, चाइना और रूस करते हैं। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद, जैसे कि ब्रिटेन कर रहा था। आर्थिक साधन, तो ये भी आपके जो राष्ट्रीय हित है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आज जो यूएसए है वो क्यों इतना शक्तिशाली है? क्यों? क्योंकि उसकी आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा है, उसके पास आर्थिक साधन है बहुत ज़्यादा है, और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। युद्ध लास्ट है। फिर दंडात्मक कार्यवाही, ये भी राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देता है। तो नाकेबंदी, बहिष्कार, संबंधों में शिथिलता, ये सब दंडात्मक कार्यवाही। तो यूएसए इसका सहारा लेता रहता है। इकोनॉमिक सेंक्शन लगा दिया किसी पे, किसी का बहिष्कार कर दिया, तो ये यूएसए की बातें। फिर राष्ट्रीय हित निर्माण में 3 तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला, स्व सहायता, सेल्फ हेल्प। तो अगर आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जो स्वयं की हेल्प नहीं करता, भगवान भी उसकी हेल्प नहीं करते हैं। तो अगर आप अपनी हेल्प करने के सक्षम नहीं है, तो कोई आपकी हेल्प क्यों ही कर पाएगा? आप पहले काबिल तो हो। क्यों यूएसए भारत के पास आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो भारत के अंदर काबिलियत देख रहा है। सुरक्षा और संरक्षण, ये सिक्योरिटी, तो मूल्यों की सुरक्षा, जस्टिस, राइट, एक्ट, ये सब। तो यूएसए क्या कहता है कि हम भारत में ह्यूमन राइट के लिए लड़ते हैं, तो ये सब उसके राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और संरक्षण के लिए हम इसको, मूल्यों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए लड़ते हैं, तो ये उसके राष्ट्रीय हित को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर राष्ट्र का कल्याण, तो अगर आप नेशनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, आप अपने राष्ट्र की सुरक्षा ही नहीं कर पाए, तो फिर राष्ट्र का कल्याण कैसे होगा? तो ये 3 कारक हैं जो नेशनल इंटरेस्ट को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, पहले ही बताया था मैंने नेशनल इंटरेस्ट का, तो ये समाप्त होता है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। और अगर आप चाहें तो इसकी मेंबरशिप भी ले सकते हैं चैनल में।
तो कुछ हमारी भी आर्थिक मदद हो जाएगी। और थैंक्स वगैरह का एक ऑप्शन है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए मिलते हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।